हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूँ आपके बीच। करंट अफेयर्स जो हम लोग अगस्त का पढ़ रहे हैं उसके डिस्कशन को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और ये जो अपनी अगस्त करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज ये 25 अगस्त के जो कुछ इसके पहले के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं, वो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊँगा इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये मोटिवेशनल थॉट्स जो हैं यहाँ पर विवेकानंद जी का यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। यानी कि आप समझ गए हैं इसका मतलब क्या है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करते, तो आप गॉड पर भी भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यानी अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये एक थॉट है, मोटिवेशनल थॉट। स्टार्ट करने से सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये आपको देखने को मिला। तो चलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये थॉट लिखा हुआ है इस पर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहने का इसका मतलब क्या है, और इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है स्टेशन का, कौन सा है स्टेशन का नाम है यहाँ पर, कौन सा है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश ही इसका सही आंसर होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उत्तर नंबर ऑप्शन जो है 4 इसका सही उत्तर है। तो गृह मंत्रालय ने जो है कुछ समय पहले, यानी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को यानी कि पत्र लिखा था। उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, जो कि इस समय जो जम्मू कश्मीर के वो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं आज, मनोज सिन्हा। वो जब केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखकर इस चीज़ की, यानी क्या, इस स्टेशन के नाम बदलने का अनुरोध किया हुआ था, जिसकी मंजूरी गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, आप यहाँ पर देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गृह मंत्रालय है, उसने मंजूरी अभी दे दी है। तो बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया है किसका, और ये कहाँ पड़ता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये मंडुआडीह है, वाराणसी में एक जगह है जो कि वाराणसी छावनी स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी स्थित है। यानी कि जो वाराणसी का छावनी स्टेशन है वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये जगह है मंडुआडीह। तो ये रेलवे स्टेशन है, इसका नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये किसने मंजूरी इसको दे दी है, तो गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है यहाँ पर, जो सामने आप देख रहे हैं। और इसका अगर क्वेश्चन के बैकग्राउंड की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो वो सभी आप सभी को पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो वो अमित शाह जी हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जो है आप भूल गए होंगे, आपको नहीं याद होगी। एक क्वेश्चन और आपसे इस तरीके से पूछें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको मालूम है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 3 श्रेणी के मिनिस्टर्स होते हैं केंद्र सरकार में। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी जो पहली श्रेणी का मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, और दूसरी श्रेणी का जो होता है वो होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और तीसरी श्रेणी का जो होता है वो होता है राज्य मंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री के अधीन ही कार्य करता है राज्य मंत्री। ठीक है, तो राज्य मंत्री कौन है इसका, गृह मंत्रालय में अमित शाह जी के अधीन जो 2 लोग मंत्री कार्य करते हैं, तो एक लोगों का नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, ये यहाँ पर जो है क्या नाम है उनका, जी किशन रेड्डी। एक तो नाम ये है जी किशन रेड्डी, और दूसरा नाम क्या है, नित्यानंद राय। क्या है, नित्यानंद राय। तो ये 2 लोग जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई। और इस क्वेश्चन में ध्यान कर क्या रखना है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन, ये नाम जो है, जो मंडुआडीह, ये कठिन है आपको। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बनारस, अभी हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन का जो नाम ये हुआ है, ये किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है, तो ऑप्शन ध्यान रखना है कौन सा, मंडुआडीह।
ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दे दी है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, मिनिस्ट्री ऑफ जो ये एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर अभी क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट गिव्स नोटिफाइड फॉर चेंजिंग नेम मिनिस्ट्री, जो एचआरडी मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये यानी कि काम हो चुका है, आप जानते हैं। अब इसका एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपको। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ने जो ये अनुमति दी है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत दी है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को वो पावर देता है, उनको शक्ति देता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि अनुच्छेद 77। कैसे अनुच्छेद 77 के तहत ये राष्ट्रपति कार्य कर पाते हैं या करते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग अभी अगली स्लाइड पर करते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ने क्या किया हुआ है कि एचआरडी मिनिस्ट्री को नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखने की अनुमति दे दी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदलने की अनुमति देते हैं। और यहाँ पर अगली लाइन जो यहाँ पर है लिखी हुई है कि मंत्रालय का यह जो नामकरण है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे की प्रमुख सिफारिश में से एक है। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो लॉन्च हुई है, जो अभी लागू नहीं हुई, लागू अभी 2021 से होनी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, तो उसमें एक प्रमुख सिफारिश ये भी थी कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाए। तो उसी सिफारिश की अनुमति जो है वो राष्ट्रपति जी ने दे दी है। और यहाँ पर अगला जो लिखा हुआ है कि 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। और जबकि 1986 में जब एनईपी की शुरुआत हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत हुई थी 1986 में, ये बताया था मैंने आपको, इस पर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा अलग से एजुकेशन पॉलिसी पर, तो वेट करिएगा, वो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और फिर उसमें यानी कि एक अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और 1992 में अमेंडमेंट होने के बाद जब ये हुआ कि लिखा हुआ है पमल प्रथी वेकेंट नरसिम्हा राव, जिनको आप पीवी नरसिम्हा राव भी बोलते हो। क्या आप बोलते हो? जिनको आप पीवी नरसिम्हा राव भी बोलते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है, उन्हीं का नाम यहाँ पर बोला गया हुआ है। तो यानी कि जब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ 85 में, तो 85 में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री जो बने थे वो राजीव गांधी के कैबिनेट में थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। बाद में जाके वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इस कहानी आप सब समझ जानते हैं। यहाँ पर कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि शिक्षा मंत्रालय ही पहले हुआ करता था। 85 शिक्षा मंत्रालय से बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया था, और उस समय मंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। और आज फिर 2020 में वापस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो कि 1985 में हुआ करता था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के बारे में लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और राज्य मंत्री कौन है? संजय धोत्रे। हम लोगों को कैबिनेट मंत्री तो ज़्यादातर याद रह जाते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है, वो हम लोग नहीं याद रख पाते, भूल जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखने का जो है वो काम करिएगा, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं। जो चीज़ें आपको मालूम है वो ना पूछकर जो चीज़ें आप भूल सकते हैं, उन पर आजकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ऐसे देखने को आप देखते हैं। अब आर्टिकल 77 पर अगर बात करूं, थोड़ा सा इसके विषय में मैं बता दूं, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बता रहा हूं। 77 जो आर्टिकल है, ये आप जब पढ़ोगे, और मैंने पॉलिटी की क्लासेस में आपको पढ़ाया भी है, ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे पढ़ते थे, आप सभी को ध्यान होगा, मैंने बताया हुआ आर्टिकल 77 में आपने पढ़ा था कि जो भारत सरकार की जो सभी समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही होती है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं भारत सरकार के, वो सभी वर्क्स जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है ना। जो कार्यपालिका आप जानते हैं क्या होता है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। तो कार्यपालिका के जो सारे कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो 53 भी यही कहता है, केंद्रीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो आर्टिकल 77 के बिहाफ पर वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं।
तो ये कार्यपालिका का ही काम था। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो नाम रखा है चेंज करके, ये किसका काम था? ये एग्जीक्यूटिव का काम था, सरकार का, यानी कि कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का ये काम राष्ट्रपति के नाम पर हुआ है, तो राष्ट्रपति ने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 इसकी अनुमति दे दी है। ठीक है, ये चीज़ है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 78 होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद है, उनकी जो पूरा कैबिनेट है, जो पूरा उनका मंत्रिमंडल है, उन सभी उसके निर्णयों की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78। तो 77 और 78 में डिफरेंस याद रखना आपको। 77 के बारे में मैंने बताया, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो वो जाके उसको पढ़िएगा पॉलिटी वाले नोट्स से। नहीं पढ़ पाते हैं तो आप क्वेश्चन करिएगा कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है कि गुजरात के कौन से शहर के 2 फ्लाईओवर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखे गए? ये यहाँ पर थे लिखा हुआ, यानी रखे गए हैं। यानी गुजरात का एक कोई शहर है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक शहर है, और उस शहर के 2 फ्लाईओवर के नाम जो है अरुण जेटली और एक सुषमा स्वराज जी के नाम पर। एक का नाम अरुण जेटली जी के नाम पर और एक का सुषमा स्वराज जी के नाम पर। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो आप फोटो अब तक आप पढ़ चुके होंगे। लिखा हुआ है 2 ओवर ब्रिज ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी अहमदाबाद। अहमदाबाद के 2 फ्लाईओवर्स के नाम जो हैं वो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो इसकी डिटेल्स है, अहमदाबाद नगर निगम स्थायी जो समिति है, अहमदाबाद नगर निगम की जो समिति है, उसके अध्यक्ष हैं अमूल भट्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ठीक है ना। उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं उसके अमूल भट्ट। तो अमूल भट्ट ने अनाउंसमेंट की है कि गुजरात में अहमदाबाद शहर में जो 2 फ्लाईओवर हैं उनका नाम स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा जाएगा। और वो 2 फ्लाईओवर कौन है? आयकर सर्किल, ठीक है ना। आयकर सर्किल में जो यानी कि जहाँ पर आयकर भवन है, इनकम टैक्स सर्कल है जो अहमदाबाद में, वहाँ पर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर है। और उसके बाद जो ये एक और है, कौन सा? अंजलि क्रॉस रोड, ठीक है ना। अंजलि क्रॉस रोड का जो फ्लाईओवर है अब वो सुषमा स्वराज जी के नाम पर। इतना डिटेल्स में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से का नाम किससे के नाम पर किया गया, बस ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेट है और कौन सा उस स्टेट का शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। यानी गुजरात, और गुजरात में अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर्स के नाम अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फ्लाईओवर्स के नाम जो है ये आप ना भी याद रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गुजरात के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा सब कुछ लिखा हुआ है। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत जी हैं। और राजधानी जो है वो गुजरात की वो क्या है? गांधीनगर है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के बताए थे आपको, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और ये ब्लैक बक यानी कि काला हिरण होता है। ब्लैक बक मीन्स काला हिरण होता है, और उस काले हिरण के लिए ही ये फेमस है, उसी के नाम पर ही है नेशनल पार्क। और कौन सा है? गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत ही फेमस है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक आपका ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और एक कौन सा आपका गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे लिखा हुआ कच्छ का पार्क नेशनल पार्क है, समुद्री खाड़ी यानी कि, और वंसदा नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। तो ये 2 आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूरे भारत में काले हिरणों के लिए फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, और गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। इसी के अलावा इसके अलावा हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो संख्या 4, यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य प्रतीक पेश किया है। झारखंड का राज्य पशु क्या है? यानी झारखंड स्टेट जो है उसने अभी रिसेंट यानी क्या किया हुआ है, हाल ही में उसने क्या किया हुआ है, जो स्टेट का लोगो है ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, नया लोगो, ठीक है ना। झारखंड जो है इसका न्यू लोगो ये आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो नया लोगो झारखंड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगस्त 2020 में कौन से राज्य ने अपने राज्य का जो है नया प्रतीक लॉन्च किया, उसको पेश किया, तो वो है झारखंड। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि झारखंड का राज्य पशु क्या है? भारतीय हाथी, तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, या फिर ऑप्शन 4 है ग्रेट हॉर्नबिल। इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय हाथी, ऑप्शन नंबर 1। झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है हाथी, ठीक है। आगे डिटेल्स में चलते हैं। जो लिखा हुआ है कि भारतीय हाथी जो है वो झारखंड का राजकीय पशु है। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल हैं, और झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन,
उन्होंने नया जो है वो राज्य प्रतीक प्रस्तुत किया कहाँ पर, आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम में ये यानी कि एक नया लोगो जो राज्य का राजकीय प्रतीक है उसको पेश किया गया। जो नया यानी कि जो राज्य की प्रतीक है उसमें क्या है कि राज्य की परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत, वनस्पतियों और जीवों के साथ राज्य की प्रगति को शामिल करता है और प्रतिनिधित्व करता है। आप इसको जब फोटो को जूम करके आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि मैंने जूम किया हुआ है इसको, ये लोगो आप देख रहे हैं तो इसमें सत्यमेव जयते और ये भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का जो ये चिन्ह है आप देख रहे हैं यहाँ पर, चार मुख वाला जो शेर, बाकी आप सब इसको पहचानते हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको यहाँ पर रखने का मतलब ये झारखंड ने दिखाया हुआ है केंद्र के साथ, यानी कि एक जो सहकारी संघवाद जिसको बोलते हैं उसको प्रदर्शित करने का प्रयास यहाँ पर झारखंड की सरकार ने किया हुआ है। और इसके अलावा जब इसे नीचे वाले सर्कल में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग हाथ पकड़े हुए डांस कर रहे हैं, यानी जो राज्य का जो राजकीय नृत्य वगैरह है, उत्सव वगैरह, उसको दिखाने का प्रयास। और फिर यहाँ पर एक फूल आप देख रहे हैं ग्रीन, यानी कि जो राजकीय पशु है, राजकीय जो पुष्प है झारखंड का, पलाश, उसको यहाँ पर दिखाया गया। और उसके बाद अगले सर्कल पर आप व्हाइट एलिफेंट देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, ठीक है, जो कि राजकीय पशु है। तो राज्य के प्रतीक और राज्य की संस्कृति, सहकारी संघवाद, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया और यही इसका उद्देश्य था झारखंड के नए जो राजकीय प्रतीक को लॉन्च करने का। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने डिटेल्स में। और झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और आगे लिखा हुआ है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, और एक जो यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य लिखा हुआ है और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये दो आपको याद रखने होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आगे पीछे करके आपसे पूछता है। और जो सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य देख रहे हैं, ये सिंहभूमि वही सिंहभूमि है जहाँ पर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट्स भारत सरकार ने शुरू किया हुआ था। हाथियों के संरक्षण को लेकर, उनके प्रोडक्शन को लेकर जो है, उनके प्रोडक्शन को लेकर, हाथियों को और उनके निवास को सुरक्षित करने को लेकर जो भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था, वो झारखंड के सिंहभूमि जिले से ही किया था। और उसी सिंहभूमि जिले में आज एलिफेंट जो है वो अभ्यारण्य, वहाँ पर हाथी अभ्यारण्य भी स्थित है। झारखंड का राजकीय पुष्प जो आप देख रहे हैं कौन सा लिखा हुआ है, पलाश लिखा हुआ है। और झारखंड के बारे में मैंने बता रखा भी, सीएम आपने देखा हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल। स्थापना झारखंड की जो है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई है, तो वो सब आप समझते हैं, जानते हैं, उसको रिवाइज करिएगा जाके। अगले प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं अपने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना के कौन से विमान ने हाल ही में 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता के साथ लेबनान के लिए उड़ान भरी। ठीक है ना, तो आपसे ये कह रहा है कि एक कंट्री है लेबनान, ठीक है, ये जो आप कंट्री देख रहे हैं लेबनान, ठीक है, एशिया महाद्वीप पर ही एक देश है लेबनान। तो लेबनान देश में आपातकालीन मानवीय सहायता को साथ में लेकर, यानी वो चिकित्सीय सहायता है और खाद्य सामग्री है, ठीक है ना, मेडिकल और जो है वो फूड जो हेल्प है उसको लेकर भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान लेबनान के लिए वो गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स A-12, ठीक है ना, या फिर C-17, या फिर E-12, या फिर B-14। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि IAF C-17। जो ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये C-17 ही है भारतीय वायुसेना का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना का ये C-17 विमान है और यही लेबनान के लिए जो है सहायता लेकर भारत से रवाना हुआ। क्यों हुआ ये यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो C-17 प्लेन है भारतीय वायुसेना का, वो मेडिकल और फूड सप्लाई के साथ 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता के साथ लेबनान के लिए उड़ान भरता है, यानी वो लेबनान के लिए गया हुआ है। इस विमान ने महत्वपूर्ण चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता के साथ उड़ान भरी, यानी कि जो वो सामान ले गया है उसका वजन कितना है, तो 58 मीट्रिक टन। और उसमें है क्या, मेडिकल चीज़ें यानी कि दवाएं वगैरह, और फूड यानी खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है। ठीक है, क्यों लेकर गया, क्योंकि यहाँ पर अगली लाइन पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि लेबनान की राजधानी, ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत, यानी राजधानी लेबनान की क्या है, बेरूत में विस्फोट के बाद भारत ने भी सहायता भेजी है। और यह जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। 4 अगस्त को वहां पर विस्फोट हुआ था जिसमें 170 से अधिक लोगों की वहां पर क्या हुई, डेथ हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए लेबनान में। हुआ क्या, आशंका है कि वहां पर लेबनान की जो राजधानी बेरूत है, ठीक है, वहां पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का जो भंडार एक वहां पर था,
उस भंडारण में क्या हुआ, आग लग गई, और आग लगने से ये जो है एक घातक विस्फोट हुआ और उसमें कई लोगों की जान गई और कई लोगों के घर यानी टूट गए, कई लोग बेघर हो गए। तो उसमें कई सारे देश, संयुक्त राष्ट्र सहित कई सारे देश जो है उसको एक मानवीय सहायता भेज रहे थे, यानी एक कर्तव्य होता है एक दूसरे की सहायता करना समाज में रह के, तो वही चीज़ है। तो भारत ने भी ये सहायता करने का कदम उठाया और ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है, मैंने अभी आपको बताया, बेरूत है। और लेबनान जो है वो एशियाई कंट्री है और उसकी मुद्रा जो है वो क्या है, लेबनानी पाउंड, ठीक है ना, लेबनानी पाउंड उसकी मुद्रा है। ये लेबनान के दक्षिण में इजराइल स्थित है, ये आप देखोगे जब मैप पर आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का विमान जो C-17 है वो किस देश के लिए मानवीय सहायता लेकर गया, तो लेबनान के लिए। क्यों? चूंकि वहां पर एक घातक विस्फोट हुआ और उसमें कई लोगों को जान व माल की हानि हुई, इस वजह से भारत सरकार ने सहायता की है लेबनान की, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, चीज़ें लिख भी चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो दोबारा इसको एक बार रिवाइज करेंगे आप तो चीज़ें और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। लिखा है कि उन दो देशों का नाम बताइए जो ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए सहमत हुए हैं, जिसका नाम अब्राहम एकॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप, अब्राहम एकॉर्ड, ये समझौते का नाम है अब्राहम एकॉर्ड। और पूछ रहा है कि ये कौन से दो देशों के बीच समझौता हुआ है, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, यानी कि एक ये हिस्टोरिकल एकॉर्ड है, समझौता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में कौन बैठा है, वो ट्रंप बाबा बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ट्रंप बीच में बैठे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि उन दो देशों के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसमें मध्यस्थता, जो मीडिएटर रहा है वो कौन रहा है, अमेरिका रहा है। तो वो देश कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है UAE और ईरान, ऑप्शन 2 है ईरान एंड इराक, ऑप्शन 3 इजराइल एंड UAE, और ऑप्शन 4 है इराक और कुवैत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इजराइल और UAE। आप अगर ये यहाँ पर नेशनल फ्लैग लगे हुए थे दोनों देशों के, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये हिस्सा है आपका, ये लोग हैं इजराइल से और ये वाले लोग हैं कहाँ से, UAE से, ठीक है। यानी कि ये जो झंडा है ये UAE का है और ये वाला इजराइल का है। बीच में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने समझौता कराया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे, केवल थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री अच्छे से आप जानते हैं कौन हैं, तो ये देखिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये हैं, ठीक है ना, इनके बीच। और जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये वाले हैं, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच समझौता हुआ। और समझौते पर साइन किसने किए? संयुक्त अरब अमीरात के उप सुप्रीम कमांडर और इजराइल के संयुक्त अरब अमीरात शांति समझौते, यानी कि इजराइल और UAE दोनों के अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, सहमत हुए हैं। और यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई, जिन्होंने इस समझौते के मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। इसराइल और UAE जो है वो निवेश कहाँ कहाँ पर उन्होंने समझौता किया, किसके क्षेत्र के लिए? पर्यटन, सीधी उड़ानें, यानी अभी तक जो है इसराइल और UAE के बीच में सीधी उड़ानें नहीं होती थी, ठीक है, वाया होती थी, लेकिन अभी क्या है, सीधी उड़ानें वहाँ पर होंगी। सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर, दूरसंचार को लेकर, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है, संस्कृति है, कल्चर सेक्टर है, पर्यावरण आदि से संबंधित द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देश इस पर राजी हुए। तो यहाँ पर मैं बता दूं, दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक यानी कि दुश्मनी थी, दुश्मनी क्या, यानी कि मनमुटाव। ये 49 वर्ष बाद दोनों देश राजनैतिक, दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे दोनों देशों के 49 ईयर्स बाद, ठीक है, 49 वर्षों के बाद दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो सामान्य होंगे, जो अभी तक सामान्य नहीं थे, ठीक है। और ये काम किसने करवाया है? तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत के लिए ये चीज़ अहम है, इस पर आप जरा विचार करेंगे, गूगल करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ भारत के लिए अच्छी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसराइल हो चाहे UAE, दोनों ने ही पाकिस्तान को कई बार फटकार लगाई है। तो अभी दोनों देश एक हो गए हैं और अमेरिका तो कई सारे फंड्स पाकिस्तान के वैसे भी बंद कर चुका है। तो दोनों, ये तीनों देश अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना के यानी कि अपोज में रहते हैं। तो अभी तीनों देशों की एक प्रकार से अच्छी यानी कि हार्मोनी बन रही है
और भारत के भी संबंध आप अच्छे से जानते हैं कि इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी हमारे संबंध आजकल ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ें भारत के लिए जो है ना वो डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा आराम से, ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। राजधानी जो इजराइल की वो जेरूसलम है और मुद्रा इजराइल शेकेल है। यूएई की राजधानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अबू धाबी है, और मुद्रा क्या है वहाँ की, यूएई दिरहम। ठीक है, और बाकी इन दोनों देशों के बारे में ज़रा आप पढ़िएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं कई सारे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में, तो वो एक अलग विषय है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर स्क्रीन पर है आपके सामने। कौन सी राज्य सरकार ने गांवों और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ समझौता किया हुआ है? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख पाएंगे अगर एनपीसीआई, और इसको जब थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ में दिख रहा होगा, ठीक है ना, कौन सा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखना क्या है कि कोई एक स्टेट, कोई एक ऐसा राज्य है जो गांवों और ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है, और वो काम ये कैसे कर रहा है, तो एनपीसीआई और केनरा बैंक के माध्यम से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जो बैंक है केनरा उसके बीच है। तो ऑप्शन तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक, आइए देखते हैं इसका जो है डिटेल्स में लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है ना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15,004 गांव और वार्ड सचिवालयों में, जो वार्ड सचिवालय हैं और जो 15,004 गांव हैं, 15,000 लगभग गांव आप कह सकते हो, वहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस डिजिटल प्रक्रिया के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के साथ गठजोड़ किया हुआ है। यहाँ पर जो है ये चीज़ आप तो एक चीज़ तो ध्यान रखोगे कि वह राज्य कौन सा है जो 15,000 गांवों में जो डिजिटल भुगतान के लिए समझौता करता है एनपीसीआई और केनरा बैंक से, तो वो आंध्र प्रदेश है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि जो एनपीसीआई है उसका फुल फॉर्म क्या है और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, दोनों ही बहुत छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी यहाँ पर आंध्रा के बारे में, राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री ही हैं आंध्रा के, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं पिछले कई वीडियो में सारी बातें आंध्रा के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है जितना क्वेश्चन में था उसी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर स्लाइड में रखता हूँ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सारा इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर, इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो छांटने के बाद ही मैं यहाँ पर रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये इन क्वेश्चंस में भी आपको छांटे कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, वो काम मैं पहले कर चुका हूँ। आपके लिए पूरा जो जितना मैटर है वो इंपॉर्टेंट ही है सारा, तो इस रूप से इसको पढ़िएगा, इसमें कुछ काटने छांटने का प्रयास ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 8, राकेश अस्थाना को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है ना, उनमें से किस पैरामिलिट्री फोर्स में किस अर्धसैनिक बल के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है? और राकेश अस्थाना को आप पहचान पा रहे होंगे, ये सीबीआई के पूर्व यानी कि जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, और सीबीआई में यानी कि 2 लोगों पर लेकर काफ़ी यानी कि जो है वो एक विवाद चला था। सीबीआई के 2 अधिकारी के राकेश अस्थाना थे, एक और थे, दोनों के बीच यानी कि अधिकारियों में ही तालमेल नहीं बन पाया था और वो चीज़ें निकल के बाहर मीडिया में आ गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो ये वही राकेश अस्थाना है जो अभी काफ़ी सीबीआई को लेकर देश में काफ़ी चर्चा में थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। तो इनको कौन से पैरामिलिट्री फोर्स का बनाया गया हुआ हेड, ठीक है, डीजी बनाया गया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर है, यानी कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल का इनको डीजी बनाया गया है। देखते हैं डिटेल्स में। मोदी जी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल, ठीक है ना, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है, होता है कि केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसकी एक नियुक्ति समिति होती है, और उस नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीएम मोदी जी। उन्होंने 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी 31 जुलाई 2021 तक की मंजूरी दे दी है। ठीक है,
होता क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखोगे केवल बीएसएफ वाला मैटर, ठीक है, ध्यान क्या रखोगे, केवल बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी बने हुए हैं, और आपसे जो है और पूछेगा तो आप यही कर देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है ये यानी कि ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चर्चा में रही। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, मैंने एक चीज़ और आपको बताई कि बीएसएफ के महानिदेशक के साथ साथ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है ना, उसके भी महानिदेशक बने हैं 31 जुलाई 2021 तक के लिए, ठीक है। दो जगह ये डीजी बने हुए हैं, एक तो बीएसएफ में और एक कहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, राकेश अस्थाना जो कि आईपीएस अधिकारी हैं 1984 बैच के गुजरात कैडर के, ठीक है। अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूं बीएसएफ के बारे में, तो बीएसएफ जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना जो है बीएसएफ की अगर आपसे पूछी जाए, और कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, ठीक है ना। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। और बीएसएफ का वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में बीएसएफ का इस समय हेडक्वार्टर है। और बीएसएफ के डायरेक्टर कौन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, राकेश अस्थाना। एक चीज़ और जो है बीएसएफ के बारे में पूछ लेते हैं, उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है ना। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि बीएसएफ का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये क्या है, बीएसएफ का आइडल सेंटेंस है, आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो बीएसएफ के बारे में भी जानकारी दी यहाँ पर आपको, तो सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट नोट जरूर करिएगा। नोट करेंगे तभी इसका कोई आपको यानी कि फ़ायदा मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या जो 9 है वो हमारे स्क्रीन पर जो है आपके सामने आपको दिख रही है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया हुआ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण इसी स्लाइड में एक ही पेज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेटर कौन है, रोहित शर्मा, ऑप्शन सेकंड। तो रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो टीम के उप कप्तान है, भारतीय समिति ओवरों के टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओकले इंटरनेशनल एक कंपनी है, ठीक है, और उसके जो है कई सारे जो हेड होते हैं ना, जैसे ओकले इंडिया, ओकले अमेरिका, ओकले यानी कि न्यूजीलैंड, ओकले ब्रिटेन, ठीक है ना, ओकले आयरलैंड, ऐसे करके हर देश में इसका एक हेड होगा। तो यानी कि ओकले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओवरऑल ओकले के लिए नहीं, पूरी यानी कि पूरे वर्ल्ड ओकले के लिए नहीं, ओकले इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्रिकेटर रोहित शर्मा, ठीक है। 2 साल के लिए इनको बनाया गया है। और अगर ये ओकले की बात की जाए क्या है, तो ओकले जो है एक स्पोर्ट क्लोथिंग या फिर फैशन वेयर एक कंपनी है। ये जैसे कि सन ग्लासेस है या फिर स्पोर्ट्स क्लोथ वगैरह बनाते हैं, वॉचेस हैं, शूज़ हैं, घड़ियां हैं, ठीक है ना, जूते वगैरह हैं, कपड़े हैं, चश्मा हैं, ये सारी चीज़ें, ये सन ग्लासेस वगैरह ये सब ओकले बनाता है। ओकले जो है वो 1975, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर पेंसिल लेनी पड़ेगी। ओकले जो है वो 1975 में गठित हुई थी, ओकले की स्थापना, ठीक है ना, जो फाउंडेड ओकले जो है वो 1975। ओकले का हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है, इसको आप लिख लीजिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ओकले का हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जाए, ओकले की स्थापना 1975 में किसने की थी, तो जेम्स जेनार्ड नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से नए क्वेश्चन बन जाते हैं। जेम्स जेनार्ड, ठीक है, JAN एक मिनट, JANNARD, जेनार्ड, ठीक है। तो जेम्स जेनार्ड ने 1975 में ओकले की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में। ये इसलिए बताया क्योंकि प्रश्न ऐसे आपसे पूछते हैं कि हाल ही में यानी कि अगस्त 2020 में क्रिकेटर रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बताइए ओकले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, अमेरिका में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 10 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2020 के लिए फोर्ब्स के सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर कौन है। फोर्ब्स आप जानते हैं एक अमेरिकन मैगजीन है, जो कि हर साल अलग अलग क्षेत्र में यानी कि ये एक लिस्ट निकालती रहती है, सूची निकालती रहती है। विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची, विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले नेताओं यानी कि लीडर्स की सूची, एक्ट्रेस की सूची आती है ना, खिलाड़ियों की सूची निकालती है, कौन कमाई सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा खिलाड़ी। तो ये जो एक्टर्स की सूची है, जो दुनिया के टॉप जो वो पेड एक्टर्स हैं वो कौन है, उनकी लिस्ट निकालता है। उसमें टॉप पर कौन है, ड्वेन जॉनसन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन रेयान रेनॉल्ड्स, मार्क वॉलबर्ग या फिर विन डीजल।
तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी कि ड्वेन जॉनसन, ये टॉप पर हैं और ये टॉप पर पिछले साल भी थे, 2019 में भी और 2020 में भी ये टॉप पर हैं। और यहाँ पर ये जो आप अक्षय कुमार देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर पिक इसलिए है, लिखा ना कि अक्षय कुमार टॉप, तो अक्षय कुमार भारत में टॉप हैं, ये वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में तो टॉप ड्वेन जॉनसन है, भारत में अगर टॉप पर कौन है, कोई एक्टर है, तो वो है अक्षय कुमार। ठीक है, डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ोगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान चीज़ है ये, कई बार आप पढ़ते हैं कि जो पत्रिका फोर्ब्स है वो जो सूची लिस्ट निकालती है उसका नाम होता है द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020, यानी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की। उसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में 6वें स्थान पर हैं। ठीक है ना, यानी जो टॉप 10 एक्टर्स की सूची है उसमें अक्षय कुमार का स्थान 6वां है, अपनी कुल कमाई $48.5 मिलियन के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार, यानी कि टॉप 10 में आने वाले अकेले भारतीय हैं अक्षय कुमार। और ये पिछले साल भी यानी कि टॉप 10 में ही थे, अक्षय कुमार अकेले थे भारत से, और इस बार भी हैं। यह सूची 1 जून 2019 से लेकर 1 जून 2020, यानी कि जून 2019 से जून 2020 की यानी जो होने वाली कमाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इस सूची में जो है रेसलर से फिल्म स्टार बने, पहले यानी कि रेसलर थे और बाद में फिल्म स्टार बन गए, कौन, ड्वेन जॉनसन ने टॉप किया हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, जिनकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। और जॉनसन को उनके रिंग नाम द रॉक से भी जाना जाता है, यानी कि जब वो रेसलिंग करते थे तो उनको द रॉक के नाम से भी जानते थे, तो वो नाम भी इनका फेमस है। ड्वेन जॉनसन टॉप यानी कि पेड एक्टर्स हैं 2020 के, और अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं जो कि टॉप 10 में शामिल है, 6वां स्थान है उनका। ये सारी चीज़ें आप लिख चुके होंगे, इसको लिख लेना है आपको। और इसी के साथ अपने अगले प्रश्न संख्या 11 पर, प्रश्न संख्या 11 है जो स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि क्रिकेटर लॉरा एलेक्जेंड्रा मार्स जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है ना, तो एक इंग्लैंड क्रिकेटर हैं वुमेन टीम से, यानी कि इंग्लैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें ये खेलती हैं। नाम क्या है, लॉरा एलेक्जेंड्रा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दिसंबर 2019 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी, संन्यास लिया था। अब घरेलू कैरियर से भी उन्होंने संन्यास ले लिया, यानी कि दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन जो है वो घरेलू क्रिकेट खेल रही थी। जैसे कि भारत में घरेलू क्रिकेट वगैरह नहीं, जैसे आपका ट्रॉफी होती कई सारी, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, नाम है इसका रणजी ट्रॉफी वगैरह, इस तरह से ब्रिटेन में भी वो घरेलू क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने सभी जगह से संन्यास ले लिया हुआ है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इंग्लैंड स्पिनर, ठीक है ना, और गेंदबाज थी, और स्पिन गेंदबाज, ठीक है ना, लॉरा मार्स रिटायर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, कहाँ की हैं वो, इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, इसमें बस इनका नाम लिखना है, कहाँ की क्रिकेटर, इंग्लैंड की थी, पूर्व स्पिनर, उन्होंने संन्यास कब कब कैसे कैसे लिया, ये सारी बातें। प्रश्न संख्या 12 लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी ने आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए प्रायोजन के अधिकार प्राप्त किए हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप करेगा, जो कि आईपीएल सितंबर 2020 में यूएई में आयोजित होने जा रहा है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में, यानी कि इसके पहले वाली जो 2-3 वीडियो आ चुकी हैं, 7 वीडियो टोटल इसके पहले आ चुकी हैं, 8, उनमें मैंने बताया था कि आईपीएल जो है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक यूएई में होने वाला है, इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है। तो अभी तक आईपीएल का स्पॉन्सर कौन होता था, वीवो होता था। ठीक है, आप देखते थे ऐड वगैरह में वीवो आईपीएल लिख के आता था। ठीक है, लेकिन अभी स्पॉन्सरशिप जो है भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसके चलते वीवो ने स्पॉन्सरशिप छोड़ दी। तो अभी स्पॉन्सरशिप किसने ली है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ड्रीम आईपीएल, कौन सा लिखा, ड्रीम 11, एक यानी काल्पनिक क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11। आप टीवी वगैरह पर ऐड देखते हो, ड्रीम 11 में लोग यानी क्रिकेट खेलते हैं। काल्पनिक का मतलब वहाँ पर यानी क्रिकेट कैसा, मोबाइल में क्रिकेट आप लोग गेम खेलते हैं। ड्रीम 11 बहुत नाम फेमस है, उसी ने यानी कि क्या लिया हुआ, स्पॉन्सरशिप इसके ली है आईपीएल की, 234 करोड़ रुपए की औसत बोली के साथ प्रदान किया हुआ है। ठीक है ना, यानी ड्रीम 11 234 करोड़ रुपए आईपीएल को देगा। ठीक है, उसका ऐड करवाने के लिए, यही प्रायोजन का मतलब होता है। ठीक, तो ध्यान देना है आईपीएल कब से कब तक हो रहा है, उसका स्पॉन्सरशिप इस बार किसने ली हुई है, ड्रीम 11 ने दी है। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। और बढ़ते हैं अपने अगले 13वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है कि पंडित जसराज जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध हैं, क्या है, फोटोग्राफर, राजनेता, वास्तुकार या फिर गायक।
तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं पंडित जसराज जी, ठीक है ना। ये क्या है, गायक गायक थे। इनका निधन अभी जो है वो हाल ही में हुआ है, ठीक है। देखिए फोटो में, आप इनकी फोटो पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पास्ड अवे। तो एक भारतीय शास्त्रीय गायक और मेवाती घराने के थे। 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हो गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ। जन्म उनका 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। वहाँ छोटा सा गांव एक वहाँ का पीली मंजोरी गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहली चीज़ तो भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है ना, यानी कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लीजेंड। तो ये तो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन ये किस घराने से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको मिलता है कि आपको मिलेगा कि हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हुआ, वह कौन से घराने के शास्त्रीय गायक थे। तो मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक थे। और उनका निधन कहाँ हुआ ये पूछेगा आपसे, तो अमेरिका के न्यू जर्सी यानी कि न्यूयॉर्क प्रांत में, न्यू जर्सी शहर में उनका निधन हुआ। जन्म उनका कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। ये 3 बातें हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं कि उनको पद्मश्री कब मिला, तो 1975। उनको पद्म भूषण कब मिला, तो 1990 1990। और उनको पद्म विभूषण कब मिला, तो पद्म विभूषण उनको मिला वर्ष 2000 में। ये पुरस्कार जो इनको किस साल में मिले ये जरूर लिखिएगा। पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990 और पद्म विभूषण 2000 में मिला। और मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक थे। अमेरिका में निधन हुआ, हरियाणा के हिसार में उनका जन्म हुआ था। बाकी इससे ज़्यादा इनके विषय में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है इनके विषय में तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14। और आज का लास्ट प्रश्न है कि जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 9, 7, 5 या फिर 1। इसका सही आंसर जो है वो है 1, ठीक है ना। यानी कि जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है। इस फोटो में आप अगर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ेंगे कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड लिखा हुआ कि 9th इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जैविक खेती के मामले में जो भारत है वो 9वें स्थान पर है, लेकिन जैविक किसानों के मामले में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है। दोनों बातों में अंतर है। जैविक किसानों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और जैविक खेती के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत जैविक किसानों में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। और यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य था। ये 2 साल पहले की न्यूज़ है। सिक्किम में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैविक खेती की जाती है और जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य जो है वो सिक्किम ही बना था, ठीक है। सिक्किम के अलावा त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी एक ही लाइन पर होने का लक्ष्य रखा है, यानी सिक्किम की तरह वो भी जैविक खेती ही करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये इस समय काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लाभदायक भी है। जैविक खेती अगर मैं एक लाइन में बोलूँ क्या होती है, ऐसी खेती जिसमें संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए या फिर न्यूनतम किया जाए, बहुत कम किया जाए, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्रियों वगैरह में, कारखानों वगैरह में जो रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरक वगैरह बनते हैं इनका प्रयोग ना के बराबर करना वो, और फिर प्रयोग किसका करना, ठीक है, जो यानी कि ऑर्गेनिक, जैसे कि जो केचुए वाली खाद होती है, बायो कंपोस्ट खाद होती है, आप ये सब जानते हैं, ये सब जैविक खेती के उसमें आते हैं। इससे होता क्या है कि ये इको फ्रेंडली होता है, ठीक है ना, पर्यावरण मित्रवत होता है और भूमि की जो उर्वरकता है, जो उसकी क्षमता है वो बनी रहती है। होता है क्या कि रासायनिक खाद वगैरह से एक समय धीरे धीरे समय आते आते क्या है कि भूमि की जो उर्वरकता होती है, क्षमता होती है, कम होती जाती है। लेकिन अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जैविक खेती करने में लाभ है और भारत में जैविक खेती काफ़ी यानी कि तेज़ी से बढ़ रही, भारत में दुनिया में ही जैविक खेती बढ़ रही है। जैविक खेती के बारे में ज़रा आप गूगल करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर कई बार क्वेश्चन और ऐसे वगैरह लिखने को आते हैं, तो आप जैविक खेती के बारे में पढ़िएगा। फिलहाल जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। इस फोटो पर आप ध्यान दीजिएगा। और 9th इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, खेती के मामले में 9वें स्थान पर, किसानों के मामले में पहले स्थान पर है। तो आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। अपना जो 14 क्वेश्चन का जो सेशन था ये समाप्त होता है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स, जो अगस्त करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस के आपको नोट्स बनाने हैं जिस तरह से मैंने बताया है। और एक बार जब आप ये PDF आपको दे देंगे तो दोबारा आप
रिवाइज करिएगा और नोट्स को अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा चीज़ों को देखकर। और आपका कोई भी प्रश्न वगैरह, कोई भी आपका शंका हो, कोई संदेह, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर लिखिएगा। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। ठीक है, जय हिंद।